नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए, जिसका सभी को था इंतजार, वो घड़ी आने वाली है। भजनलाल सरकार के कैबिनेट के शपथ ग्रहण से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। कैबिनेट कल शपथ लेगी। राजभवन में तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। शामियाना के साथ ही मंच भी बनकर तैयार हो चुका है। साउंड सिस्टम भी लगवाए गए हैं। हलवाइयों ने काम शुरू कर दिया है और ऐसे में कल सुबह 11 बजे से शाम के बीच कभी भी कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो सकता है। कैबिनेट विस्तार पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो लगातार कई विधायक जो रेस में हैं, उनके तो दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और साथ ही साथ जो अन्य विधायक हैं उनके भी दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अब वक्त बेहद नजदीक आ गया है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त विधायकों को फोन कॉल पहुंच सकते हैं। भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। कल सुबह 11 बजे से लेकर कभी भी शाम तक शपथ ग्रहण कराई जा सकती है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट कल शपथ लेगी। साउंड सिस्टम लगा लिया गया है। हलवाइयों ने भी काम शुरू कर दिया है और मंत्री बनने वाले विधायकों को फोन कॉल कुछ ही समय में पहुंचने वाले। ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त विधायकों को फोन कॉल पहुंच सकते हैं और उन्हें ये बड़ी खुशखबरी दी जा सकती है कि वो मंत्री बनने वाले हैं। अब देखना होगा कि किन किन विधायकों को मंत्री बनाया जाता है, भजनलाल की टीम में किसे शामिल किया जाता है और कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इससे पहले ही सीपी जोशी ने कह दिया था कि हर क्षेत्र और हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और इसे लेकर भी कहा जा रहा है कि जब मंत्रिमंडल गठन होगा तो इसमें भी जातीय समीकरण से लेकर अलग अलग जो एरियाज हैं उन्हें भी साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम में कास्ट फैक्टर भी देखने को मिला। ऐसे में अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जब मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है तो क्या यहाँ पर भी कास्ट फैक्टर दिखाई देता है। हालांकि सभी विधायक रेस में आगे हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बीजेपी किसी को भी फोन करके चौंका सकती है। नीचे कुछ नाम लगातार आपको ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। और अब बात करेंगे अंजू की। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू पहली बार कैमरे के सामने आई है। अंजू ने न्यूज 18 के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि वो क्यों भारत लौटी है और पाकिस्तान में उसके साथ क्या क्या हुआ। उसने सभी राज खोल दिए हैं। न्यूज 18 संवाददाता अनंत तिवारी के साथ बातचीत में अंजू ने क्या क्या बताया है, आप भी सुनिए। हिंदुस्तान की अंजू और पाकिस्तान की फातिमा न्यूज 18 इंडिया के साथ मौजूद हैं। अंजू, हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक का सफर किस मंशा से पाकिस्तान गई थी और एक परिवार था आपका, आखिर क्या हुआ कि पाकिस्तान जाने का ख्याल हुआ? देखो, परिवार था मेरा, मुझे भी पता है, और मेरे बच्चे थे और मेरे बच्चे को मैं अपना सेटल करके गई थी और मेरा सारा लीगली प्रोसेस था और मैंने लीगली कार्रवाई की थी और इस तरीके से गई मैं। और जिसके संपर्क में थी, मेरी 3-4 साल से उनसे बात हो रही थी, सारी चीज़ें प्रोसेस थी, लीगली थी और लीगली गई और लीगली मैं वापस भी आई हूँ। और जो टाइम लगा वहाँ पे मैंने जो एक्सटेंशन वगैरह कराया वो इसीलिए कराया था, वो ऐसा माहौल बन गया था यहाँ पे, ऐसा क्रिएट हो गया था, उस वजह से मुझे रुकना पड़ा ज़्यादा टाइम और मुझे बहुत मुश्किल लगा वो बच्चों के लिए। और उसके बाद मैं वापस भी आई लीगली तरीके से। अंजू, आपकी हिंदुस्तान में अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज हुई थी? मेरी अरेंज मैरिज थी। और आप क्या जॉब कर रही थी यहाँ पर? हाँ, मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी। हमने सुना कि आपने बताया था कि आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी खुद निभा रही थी, बच्चों को आप ही पाल पोस रही थी, नौकरी भी करी थी। क्या कोई अनबन थी पति से, इसलिए आपने पाकिस्तान जाने के लिए एक दोस्त आपको मिला कि इसके साथ एक नई जर्नी शुरू करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने पर्सनल उससे डिस्टर्ब थी इसलिए पाकिस्तान चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी हस्बैंड के साथ शुरू से ही नहीं बनती है, जब से शादी हुई तब से ही प्रॉब्लम है। और उसके बाद भी हमने काफ़ी कोशिश भी करी थी उनके साथ एडजस्ट होने की, नहीं हो पाया और वो उनको भी पता है।
और मैं अपने बच्चों को खुद अकेले लेके भी रही हूँ और उनको अकेले परवरिश की है। मैंने काम करती थी और बहुत ज़्यादा टाइम देती थी और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी वजह से मैं पाकिस्तान चली गई। अगर पाकिस्तान जैसा बंदा अगर मुझे यहाँ मिलता तो मैं उसके साथ होती, या अदर कंट्री होता तो भी मैं उसके साथ होती। तो मुझे वहाँ वो पसंद आया इसलिए मैं पाकिस्तान गई। कैसे, हालांकि अंजू पहले भी जान चुके हैं, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के दर्शक एक बार फिर से जानना चाहेंगे, अंजू की दोस्ती पाकिस्तान के मुल्क के उस शख्स से कैसे हुई और फिर कैसे आप लोगों ने प्लान करा कि आपको पाकिस्तान जाना है, आपने कैसे वीजा अप्लाई करा? देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, सोशल मीडिया से ही हुआ था और सोशल मीडिया पे मैं यही कहूँगी हर कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पर मैंने किया क्योंकि मैं जानती थी मैं सच्ची हूँ, मुझे इसलिए सच्चा इंसान मिला और अच्छे थे वो, और काफ़ी टाइम मेरी बातचीत हुई है और कुछ ऐसी बातें थी जो उन्होंने मुझे शेयर करी और बताई, इसलिए मुझे बिलीव हुआ उन पे और फेथ हुआ कि हाँ वो एक भरोसेमंद इंसान है। पठान परिवार था वो? पठान। सबसे पहली बात तो पॉजिटिव यही थी कि जो पठान लोग होते हैं वो अपनी जुबान के वास्तव में पक्के होते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और निभाते भी हैं। और मैंने करीब से भी जाके देखा है, उनकी औरतें वहाँ के लोगों से भी मिली थी तो पता चला कि हाँ वो बहुत अपने कामों में बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी और मैं वैसे भी मतलब उनको पसंद करने लगी थी और फिर हमने डिसीजन किया, उन्होंने भी प्लान बनाया कि पहले हम मिलते हैं फिर उसके बाद शादी का या जो भी है वो डिसीजन करेंगे। अंजू, अभी हम अपने सवाल करेंगे, उसके बाद आपकी सच्चाई भी जानेंगे जो आप दुनिया को बताना चाहती हैं कि अंजू एक हिंदू लड़की, वो पाकिस्तान जाती है, वहां पर इस्लाम कबूल करती है, हमने वो दस्तावेज भी देखे, आप वहां पे निकाह करती हैं, आपका प्री वेडिंग शूट जो है वो सामने आता है पाकिस्तान में कई जगहों पर। ये सब कुछ अचानक हुआ या वहां पे जाके आपको दबाव बनाया गया इस्लाम कबूल करने के लिए? क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ ऊपर किसी भी बात का शुरू से लेके जब तक मैं वहां रही मुझे ना पहनने ओढ़ने में या किसी चीज में कोई जोर दबाव नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई जोर दबाव नहीं था, सब हमारी अपनी प्लानिंग थी और उस हिसाब से हमने किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये था कि टाइम हमें चाहिए था, पर बात ये है जब ऐसा माहौल बन गया तो हमें जो करना था वो हमने किया वहाँ पे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई जोर दबाव नहीं था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो जग जाहिर है कि कितने ज्यादा तल्ख हैं, कितनी ज्यादा टेंशन चलती है दोनों देशों के बीच में। उस दौरान एक हिंदुस्तान की लड़की पाकिस्तान अगर जा रही है तो आपको खतरा नहीं था कि पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की जा रही है, वो पाकिस्तान में जाके इस्लाम कबूल करेगी, उससे जान का खतरा हो सकता है और वापस हिंदुस्तान आएगी तो और ज्यादा खतरा हो सकता है? नहीं, मुझे सारी चीजें मुझे खुद में क्लियर थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी खतरा नहीं है मेरे लिए, ना मुझे कोई डर रहा है ना कुछ। और मैं सब कुछ, सबसे पहली बात तो मैं लीगली थी और दूसरी बात ये थी कि मैं वहाँ गई, मुझे ऐसा कुछ भी लगा नहीं कि मुसलमान हिंदू और ये वो इस तरीके से कोई मेरे लिए खतरे वाली बात बनेगी या मैं यहाँ आऊँगी तो खतरे वाली बात बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वैसे भी अगर बॉर्डर और राजनीति के एक साइड कर दो, लोगों को मिला दो भारत के, उनको तो पहचान नहीं पाओगे कौन भारत का कौन पाकिस्तान का, कोई फर्क नहीं है। आपको आने दिया उन लोगों ने? जैसे आपको उन्होंने बहुत प्यार दिया, आपने बोला अच्छे से रखा सम्मान के साथ, जो आपकी ही बयान है, वापस आने के समय क्या था वो माहौल जब आपने बोला कि मैं हिंदुस्तान वापस जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए? तो सब यही कह रहे थे आप जा रहे हो, बहुत दुख हो रहे थे उन लोगों को जिन लोगों को पता चल रहा था कि आप लोग जा रहे हो। हाँ, फिर सबको यही था कि हाँ, मैंने बोला था शुरू से भी, मैं बोल रही थी कि मुझे जाना तो है ही क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, वो तो जाना ही है, मुझे शुरू से ही वो था कि मुझे जाना है। तो सबको पता था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं इतना ज्यादा वो किया, क्योंकि हाँ जाना जरूरी है, बच्चे हैं इसके तो जाना भी चाहिए। अब अंजू है या फातिमा है? फातिमा भी तो फातिमा ही हूँ और अंजू यहाँ के हिसाब से तो अंजू हूँ। तो आगे किस पहचान के साथ आप रहना चाहेंगे और किस मुल्क में रहना चाहेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, वो आपके ऊपर तय है। तो अंजू को आपने सुना। अब भारत में अंजू का क्या प्लान है और क्या अंजू का पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह भी अब भारत आएगा, इन सभी सवालों का भी जवाब मिलेगा। अंजू से आगे भी बातचीत दिखाएंगे आपको रात 8:50 पर, जरूर देखिएगा। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। सीकर से बड़ी खबर है, फतेहपुर सदर थाने में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एएसआई 50,000 की घूस लेते हुए ट्रैप हुआ है। एएसआई इम्तियाज अली को ट्रैप किया गया है। सीकर एसीबी की टीम की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर एएसआई को 50,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया है। अब आगे भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है और इससे पहले उसने कब कब भ्रष्टाचार किया और कितने लोगों से रिश्वत ली, इन तमाम मामलों को लेकर एएसआई से पूछताछ भी की जा रही है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहा है फतेहपुर सदर थाने की ये तस्वीर, जहां पर एसीबी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है
और घूस लेते हुए खुद एएसआई को गिरफ्तार किया गया है। ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि कई दिनों से एसीबी इसे लेकर जाल बिछा रही थी, जिसमें आज एएसआई फंस गया। कुल 50,000 रुपए लेते हुए एएसआई इम्तियाज अली को ट्रैप किया गया है। अब उसके दफ्तर में भी डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, साथ ही साथ घर पे भी एसीबी की टीम पहुंची है, जहां पर अहम सबूत जुटाए जा रहे हैं, अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो वहीं चूरू के सरदार शहर से खबर है, जहां पर दलित से मारपीट मामले में एक दलित की मौत होने के बाद जिला कलेक्टर से संघर्ष समिति की तकरीबन 1 घंटे तक चली वार्ता सफल रही और सभी मांगों को लेकर प्रशासन ने सहमति जताई है। अब मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जिला कलेक्टर और संघर्ष समिति से चली वार्ता में चूरू सांसद राहुल कसवा, विधायक नरेंद्र बुडानिया और अनिल शर्मा भी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर मलारना डोंगर थाना क्षेत्र में नशे में धुत एक डंपर चालक ने आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 5 लोग गंभीर घायल हो गए, जिसके बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन लोगों ने पीछा करके चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं हादसे में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बात उदयपुर की, जहां पर हिरण मगरी थाना इलाके में आज तेज रफ्तार 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक कार दूसरी कार के ऊपर पलट गई। इस दौरान पलटी कार में एक युवक फंस गया, लेकिन गनीमत यह रही कि सीट बेल्ट बंधे होने की वजह से युवक की जान बच गई। हादसे के दौरान कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। सूचना पर हिरण मगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। तो हादसे के बाद की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक कार के ऊपर दूसरी कार पलट गई, जिसके चलते यहां पर यह हादसा हुआ। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि युवक ने सीट बेल्ट लगा रखा था, जिसके चलते उसकी जान बाल बाल बच गई, लेकिन इस हादसे में दोनों कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने 1.5 साल से धोखाधड़ी और गबन के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर करीब 2.25 लाख रुपए के धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपी दिनेश कुमार अपनी पहचान बदलकर अहमदाबाद के एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। एसएन ऑटोमोबाइल्स शोरूम कांकरोली के प्रोपराइटर निखिल सिंह नलवाया ने 4 जुलाई को राजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित का आरोप है कि दिनेश कुमार रमावत उसके फर्म पर सर्विस मैनेजर के पद पर काम कर रहा था और इसी बीच कंपनी में आने वाली राशि को कंपनी के खाते में जमा नहीं करवाकर निजी खाते में डाल ली और करीब 2,22,760 रुपए का गबन कर लिया। और रुक करेंगे, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू के बिसाऊ से बड़ी खबर है। पूर्व चेयरमैन हारून खत्री से फिरौती मांगी गई है। बिसाऊ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन से फिरौती की डिमांड की गई है। गैंगस्टर लॉरेंस, संपत नेहरा, रोहित गोदारा के गुर्गों पर ये आरोप लगे हैं। गुर्गों पर फिरौती मांगने के आरोप हैं। बिसाऊ थाने में पूर्व चेयरमैन ने मामला भी दर्ज करा दिया है। एफआईआर में 16 मोबाइल नंबर का भी हवाला दिया गया और कहा जा रहा है कि नंबर और इंटरनेट कॉल से फिरौती मांगी जा रही है। फिरौती ना देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई है। तो झुंझुनू के बिसाऊ से ये बड़ी खबर, पूर्व चेयरमैन को फिरौती भरा कॉल पहुंचा है और इसे लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है। और बात कोटा की, जहां पर महिला ने नहर में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। गोताखोरों की टीम तकरीबन आधे घंटे तक मशक्कत करती रही, जिसके बाद महिला के शव को बाहर निकाला जा सका। नहर में तेज बहाव होने से महिला की बॉडी 2 किलोमीटर आगे बह गई थी। लोगों का कहना है कि महिला के पति ने 3 महीने पहले सुसाइड कर लिया था, जिससे वो तनाव में रहती थी। मृतका ने थेगड़ा नहर पर आकर अपने जेठ शंकरलाल को फोन भी किया था और कहा था कि बच्चे का ख्याल रखें। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में जुटी है। इसमें मैंने बोला कि भाई उनको क्या दिक्कत है, भाई बात करो बताओ। इसमें उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब फ़ोन काटने में कंटिन्यू मैंने फ़ोन करा तो फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं। 15-20 मिनट बाद मेरे को फ़ोन ही आ गया, वो ये नदी में कूद गई है जिनका फ़ोन है। तो उसके बाद तो आधे घंटे में पहुंच गया था तो डेड बॉडी मिल गई थी।
ये मृतका कोमल वाइफ ऑफ संजय है, जो आरकेपुरम बॉम्बे योजना आरकेपुरम में रहती है, जो कल कंसुआ नहर में कूद गई थी, जो डीसीएम पुलिया के पास में मिली थी इसकी बॉडी, उसमें से निकाल। और वो करेंगे सबसे बड़ी खबर का। भजनलाल सरकार की कैबिनेट कल शपथ लेगी। राजभवन में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शामियाने के साथ ही मंच भी बनकर तैयार हो चुका है, साउंड सिस्टम लग चुका है, हलवाइयों ने भी काम शुरू कर दिया और ऐसे में माना जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे से लेकर शाम के बीच कभी भी शपथ ग्रहण कराया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार पर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे से लेकर कभी भी शाम तक शपथ ग्रहण कराई जा सकती है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट कल शपथ लेगी। साउंड सिस्टम लग चुका है, हलवाइयों ने भी अपना काम शुरू कर दिया है और मंत्री बनने वाले विधायकों को फोन कॉल कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। तो सभी विधायकों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जयपुर से सहयोगी लवली वधवा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, कुछ ही समय का वक्त, कुछ ही समय में विधायकों को फोन कॉल पहुंचने वाले हैं। अब राजभवन में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं क्या? देखिए, इस खबर के साथ ही विधायकों की धड़कनें और तेज हो गई हैं। इस वक्त हम लोग राजभवन के ठीक बाहर मौजूद हैं। राजभवन के अंदर जो है वो तैयारियों को अंतिम रूप देने की सूचना जो है वो मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विधायकों को फोन कॉल कभी भी पहुंच सकते हैं। विधायक जो हैं, अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो गंगानगर जिले के दौरे से लौटे हैं, तो अब राजभवन के अंदर जो भी हलचल हो रही है उस पर लगातार हमारी और तमाम टीम की नजर है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि विधायकों को फोन कॉल पहुंचने के साथ ही शपथ ग्रहण का जो काउंटडाउन है वो वापस से आगे की ओर बढ़ेगा। और अंदर फिलहाल मीडिया को एंट्री अभी नहीं दी गई है राजभवन के अंदर, लेकिन तैयारियों को कमोबेश जो है वो अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। तैयारियां इस तरह से तैयार है कि कल अगर शपथ ग्रहण कराया जाता है संभावित तौर पर, तो कल के लिए तैयारी पूरी तैयार रहेगी। और अगर संभावित परसों भी शपथ ग्रहण होता है तो तैयारियां एकदम ओके मिलेगी। राजभवन का पूरा स्टाफ अलर्ट मोड पर है। राजभवन का पूरा स्टाफ अलर्ट मोड पर है। राज्यपाल भी जयपुर के अंदर मौजूद है। मुख्यमंत्री उनसे कब मुलाकात करेंगे, शपथ ग्रहण को लेकर के वो अपनी मंत्रिमंडल को लेकर के वो पेश करेंगे दावा कि वो अपने नए मंत्रियों को शपथ दिलाना चाहते हैं, जिसके बाद में राजभवन की ओर से जो है वो मंजूरी दी जाएगी। और उसके बाद में ये पूरी प्रक्रिया जो एक जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करने के साथ ही जो राजस्थान की जो भजनलाल सरकार की जो नई कैबिनेट होगी, जिसमें दोनों विभाग, दोनों मंत्री, डिप्टी सीएम को भी विभाग जो है वो आवंटित करने हैं, तो इस शपथ ग्रहण के बाद में जो तमाम मंत्री होंगे उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। मध्य प्रदेश के बाद में अब राजस्थान का नंबर है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का काउंटडाउन लगातार चल रहा है और सभी 115 विधायक जो है उन्होंने अपने फोन कॉल जो है वो ऑन किए हुए हैं। फोन कॉल ऑन करने के साथ साथ ही लगातार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको फोन कॉल कब पहुंचेगा। सभी इंतजार कर रहे हैं। विधायक जयपुर में डेरा डाले हुए, सर्किट हाउस पूरा फुल है, आसपास के होटल्स फुल है, सिविल लाइंस के आसपास तमाम बीजेपी दफ्तर में, संघ कार्यालय में लगातार विधायकों के आने जाने का सिलसिला जारी है। लॉबिंग में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे विधायक और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात आला कमान तक पहुंचे, ऊपर तक पहुंचे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइमर को सीएम बनाया जा सकता है तो क्यों ना उन्हें भी मंत्री बना दिया जाए, राज्य मंत्री बना दिया जाए, कोई दर्जा ही दे दिया जाए। तो सभी विधायक प्रयास में जुटे हैं कि उन्हें वो यहां से जयपुर से कोई तोहफा लेकर के जाएंगे। विधायकों को लगातार उनके इलाके की जनता कॉल कर रही है कि हमें जयपुर कब आना है, तो विधायक उन्हें समझा रहे हैं फोन करके कि देखिए अभी फोन नहीं आया, फोन आने के बाद में आप लोगों को आना है। तो कुल मिला के धड़कनें लगातार तेज हो रही है, काउंटडाउन चल रहा है और फोन कॉल का इंतजार है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो कौन किस्मत वाले विधायक होंगे जिन्हें सबसे पहले कॉल करेंगे, वो कौन किस्मत वाले विधायक होंगे। 20 विधायक ऐसा संभावित बताया जा रहा है, 16 से 23 लोगों की कैबिनेट हो सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि 20 गाड़ियों को तैयार करने का इंतजाम की जिम्मेदारी स्टेट मोटर गैराज को दी गई है। हालांकि गाड़ियां कम ज्यादा भी हो सकती है, गैराज के पास पूरी तैयारी है। अगर पूरी फुल कैबिनेट को भी तैयार किया जाता है तो गैराज पूरी तरह से तैयार है। मगर राजभवन में लगातार जो है वो सबकी नजरें टिकी हुई है कि राजभवन में अब क्या होने जा रहा है। राजभवन को लेकर के सभी की निगाहें टिकटकी लगाई हुई है। तो न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले ये अपडेट दे रहा है कि राजभवन पूरी तरीके से तैयार है। और आपको ये भी बता दें कि अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसी विधायक को पहला कॉल करेंगे तो उसकी जानकारी भी न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा कि आखिरकार कौन वो किस्मत वाला विधायक है जिसकी फोन कॉल की घंटी पर यह कहा जाएगा कि आपको कल शपथ ग्रहण के लिए जयपुर पहुंचना है। तो देखिए काउंटडाउन लगातार चल रहा है। न्यूज 18 की टीम लगातार पैनी नजर बनाए हुए, कुछ ही देर के अंदर जो है ये माना जा रहा है कि काउंटडाउन चल रहा है और इसका सस्पेंस जो है वो कुछ ही समय बाद में खत्म होगा और इसका जो पर्दा जो है सबसे पहले न्यूज 18 बताएगा कि कौन बनेगा मंत्री, क्योंकि सबसे पहले न्यूज 18 ने ही ये भी बताया था कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। आप कह रहे हैं कि सबके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, और जाहिर है क्योंकि पहली बार विधायक बनने के बाद भजनलाल शर्मा को सीधा मुख्यमंत्री बनाया गया तो उम्मीदें जगी होंगी। अभी ये कहा जा रहा है कि एक मिनी लिस्ट सामने आएगा, छोटा सा मंत्रिमंडल गठन किया जाएगा। तो क्या लग रहा है इसमें कितने मंत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं अभी लखवीर?
देखिए 1 दर्जन से लेकर के 12, 16 और 23 आप ये मान के चलेगा कि 20 के आसपास वाहनों को तैयार करने के लिए कहा गया है। तो 12, 16 और 23 12 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए जाने की जो सूचना सोर्सेस के हवाले से हमारे साथियों ने ब्रेक की थी, उस सूचना के आधार पर ही हम बता रहे हैं। लेकिन ये कैबिनेट छोटी होगी, इस बात का दावा, इस बात को लेकर के बयान कल ही श्री गंगानगर के अंदर जो सीपी जोशी हैं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने दिया था कि अभी एक छोटा कैबिनेट होगा लेकिन बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, जातियों को साधना है, हर इलाके को साधना है। हाड़ौती, मेवाड़, ढूंढाड़, वागड़ तमाम इलाकों से जो है वो प्रतिनिधित्व देना बहुत जरूरी, क्योंकि अभी जयपुर से आपने सीएम बना दिया, जयपुर से आपने दोनों डिप्टी सीएम बना दिए, तो अब बाकी जो जिले हैं वो इंतजार कर रहे हैं। 50 जिलों का राजस्थान है, सभी संभाग इंतजार कर रहे हैं कि उनके इलाके से किसको प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो सभी नेता टकटकी लगाए बैठे हैं न्यूज 18 पर, तभी लोग इंतजार कर रहे हैं अपने फोन कॉल को हाथ में लगाए हुए लेकर बैठे हुए हैं। और माना यह जा रहा है कि न सिर्फ हर वर्ग और हर क्षेत्र से, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जिन सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया गया उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। आप राजभवन के सामने मौजूद है, तैयारियों पर लगातार बातचीत करते रहेंगे, अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर अलवर के खेतड़ी से है, जहां 3 युवकों ने शराब के नशे में एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बना दिया। जानकारी के मुताबिक पहले युवकों ने नाबालिग का अपहरण किया और उसके बाद आरोपियों ने पहले खुद शराब पी, फिर नाबालिग को शराब भी पिलाया और उसके बाद बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस मामले में नाबालिग की मां की ओर से पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच सीओ कठुमर को सौंपी गई है। फिलहाल नाबालिग पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आया था और पिस्तौल भी दिखाई थी, और उसके दम पर ये मेरे साथ गलत भी किया था। इसने बोला कि अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और अब बात कोरोना की, जिसके आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामलों को ध्यान में रखते हुए देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के तहत राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिसके तहत चिकित्सा अस्पताल और अन्य संस्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अजमेर जिले में 74 चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल की गई, तो वहीं संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में ADM राजेंद्र सिसोदिया ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए बेहतर इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। मॉक ड्रिल की जा रही है पूरे ज़िले में, पूरे जोन में। राज्य सरकार के अनुसार सभी जिला कलेक्टर को भी निर्देश दिए गए थे। जिला कलेक्टर के निर्देशन में और चिकित्सा विभाग के निर्देशन में टीमें बनाई गई है। अजमेर में जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर टीमें बनाई गई हैं। आज वो सभी जहां भी CAC से लेकर PAC से लेकर जिला उपजिला अस्पताल और इंक्लूडिंग अपना मेडिकल कॉलेज, सभी जगह एक मॉडल की जा रही है। और जिसके तहत जहां जहां हमारे ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग नॉन वर्किंग है, उनकी जानकारी लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। प्रदेश में शीतलहर और कोहरे की मार से जनजीवन बेहाल है और इस बीच राजसमंद के नाथद्वारा थाने के थानेदार नारूलाल जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। नारूलाल सड़कों पर रात गुजारने वाले लोगों को अपने हाथों से गर्म कंबल बांट रहे हैं, साथ ही खाने और पीने का भी इंतजाम करवा रहे हैं। ऐसे में थानेदार नारूलाल की समाज सेवा के लिए हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।